हेलो फ्रेंड, टीचमेंट में आपका स्वागत है। बीपीएससी अध्यापक भर्ती परीक्षा जो कि अगस्त में निर्धारित है, उसमें लगभग साइंस से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी को ध्यान में रखकर आज हम प्रैक्टिस सेट 1 लाए हैं, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 10 तक के साइंस से रिलेटेड आपको लगभग 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है, यानी कि एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू, उसमें जो रिलेटेड फार्मूला होता है वो होता है v बराबर u प्लस ए टी, यानी हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं कि v इक्वल टू u प्लस ए टी, जहाँ पर v जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी होता है, u जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है, a एक्सेलरेशन है और t जो होता है वो टाइम होता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे देख सकते हैं, अगर इस u को आप इधर लाएंगे तो जो प्लस में होता है वो आकर के क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो ये हो जाएगा v माइनस यू, और इस तरह से a से अगर आप इधर लाएंगे, ये गुना में है तो t जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो त्वरण ज्ञात करने का जो सही सूत्र होगा वो होगा a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, या v बराबर u प्लस ए टी भी इसको आप कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। यानी न्यूटन से पहले ये किसने कह दिया था कि पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती हैं। तो ऐसा किसने बताया था, तो ये बताया था आपको ऑप्शन सी, ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त ने सर्वप्रथम यह बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ज्ञात हो कि ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तर काल के एक महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की भी रचना की थी। यानी ये भी पूछ सकता है कि ब्रह्म सिद्धांत जो बुक है वो किसने लिखा है, तो वो भी आपको ब्रह्मगुप्त ने लिखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, शायद मैंने ऑप्शन सी कह दिया था। यहाँ ऑप्शन डी जो है ब्रह्मगुप्त, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया था वो 1687 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। तो इस तरह से यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता कैसी होती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो है वो बढ़ते जाती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में प्रत्यक्ष संबंध है। हवा जितनी ही गर्म होगी उसमें नमी यानी कि आर्द्रता धारण करने की शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। यही कारण है कि वर्षा होने के लिए तापमान एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि तापमान एकदम से गिर जाए तो हवा की आर्द्रता ग्रहण करने की शक्ति कम हो जाती है और वर्षा होती है। तो इस कारण से यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि वाष्पीकरण की दर जो होती है वो तेज होती है। यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि तेज हवा के कारण वाष्पन की दर तेज हो जाती है, इसलिए ओस के कण वाष्पित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। तो यहाँ पर साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन और व्यतिकरण इंटरफेरेंस का जो है ये परिणाम है। किसी पृष्ठ से टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे परावर्तन कहते हैं, और परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य यानी फ्रीक्वेंसी जो होता है वो कैसा होता है। पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुरुषों की तुलना में जनरली जो महिलाओं की या स्त्रियों की आवाज़ का फ्रीक्वेंसी होता है वो अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब, तो कब होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कक्षा भू तुल्यकालिक होती है तब। यानी कि जब
कक्षा भू तुल्यकालिक होती है उस समय दूरसंचार प्रसारण हेतु उपग्रहों को उसमें रखा जाता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि एक अप्रगामी कक्षा एक वृत्तीय भू तुल्यकालिक कक्षा है जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ थोड़ा इसके बारे में और दिया है कि यह वृत्ताकार होती है, कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है और यह कक्षा 22,236 किलोमीटर की तुंगता पर होती है। तो आपको बताना था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसके आधार पे यहाँ पर जो है हमारा ए ऑप्शन यानी कि 1, 2 और 3 जो है वो करेक्ट है, जबकि चौथा ऑप्शन जो है कक्षा 22,236 किलोमीटर की तुंगता पर होती है, ये गलत है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है उसका उदाहरण इसमें से कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, लेड क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सहसंयोजक अणु जो होते हैं वो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स जिसको कहते हैं लेड क्लोराइड का उदाहरण है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ये सब इससे अलग होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लेड क्लोराइड जो है ये सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि वनस्पति घी निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। यानी कि वनस्पति घी के बारे में आप जानते होंगे कि इसको हाइड्रोजनेटेड ऑयल भी कहा जाता है। तो ये जनरली जो है हाइड्रोजन के मिक्स करने से बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हाइड्रोजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? और यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, और आपको इसमें से सही उत्तर का चुनाव करना है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, यानी कि सभी विकल्प जो हैं वो सही है। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये सभी जो हैं वो एक कोशिकीय जीव है, यानी एक ही कोशिका से बने होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है वो रूट नहीं है, जड़ नहीं है। इसका सही जवाब है सी। अदरक जो है वो जड़ नहीं है बल्कि वह एक भूमिगत तना का रूपांतरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव के मूत्र में पाई जाने वाली यूरिया निम्न में से किस पदार्थ के विखंडन से बनती है? ग्लूकोज से, ग्लिसरॉल से, यूरिक एसिड से या फैटी एसिड से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि यूरिक एसिड जो होता है वह यूरिया यूरिक एसिड के विखंडन से बनती है। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि MMR वैक्सीन जो होती है वह किस रोग से संबंधित नहीं है? और आपका ऑप्शन इस यहाँ दिया हुआ है पोलियो, मिजल्स, खसरा और कर्णफेर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि पोलियो। MMR वैक्सीन का पोलियो रोग से संबंध नहीं है। MMR का मतलब होता है मम्प्स, मिजल्स और रुबेला। MMR का मतलब है मम्प्स, मिजल्स और रुबेला। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है पोलियो से संबंधित नहीं है। और यह जो टीका होता है खास करके आमतौर पर बच्चों को दिया जाता है। इन बीमारियों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए इसके बचाव के लिए आमतौर पर 9 महीना पूरा होने के बाद बच्चों को यह टीका दे दिया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल या क्वासर। आपको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपको अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ब्रिटल स्टार। ये जो है एक स्टार फिश का टाइप है तथा यह इकानोडोर्मेटा संघ तथा ओफिरोइडिया वर्ग से संबंधित है। तो ये मतलब एक फिश का टाइप है ब्रिटल स्टार, इसलिए यह अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है? तो यहाँ पर है कि इसका जो मुख्य कार्य है वो है इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 देखते हैं कि एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में क्या होगा? यहाँ आपको कुछ दिए गए हैं और इसका आपको इसमें ऑप्शन से चुनाव करना है।
जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक को 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करना होता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति में पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। तो ये पॉइंट जो है आपका गलत है। यहाँ पे जब चरम स्थिति पे होता है तो वहाँ उसका गति ज़्यादा हो जाता है, न कि शून्य हो जाता है। तो ये यहाँ पर गलत है ये पॉइंट। इस कारण से यहाँ बाकी अन्य जो है सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। यानी 1, 2 और 4 ऑप्शन जो है वो सही है, जबकि तीसरा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसके कारण ताप प्रवाहित होता है? तापमान के कारण, द्रव्यमान के कारण, विभवांतर के कारण या घनत्व के कारण। यानी टेम्परेचर, मास, पोटेंशियल डिफरेंस या डेंसिटी, किसके कारण जो होता है वो ताप प्रवाहित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि तापमान के कारण। वस्तु की उष्णता और शीतलता की माप को ताप कहते हैं, अर्थात ताप वस्तु की ऊष्मीय अवस्था का सूचक है। इसी के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मीय ऊर्जा सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु में जाती है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है? ऊपरी सतह से, सबसे निचली स्तर से, बदलती रहती है या मध्य की सतह से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सबसे निचली सतह से बर्फ पिघलती रहती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंख का होना अधिक उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इस कारण से दूरी व गहराई का जो एहसास होता है वो अच्छे से होता है, यानी कि हमें थ्री डायमेंशनल चीज़ों को देखने में आसानी होती है। तो दोनों आँख होने से हम लोग 3D में चीज़ों को देख पाते हैं, जिसके कारण दूरी और गहराई का अच्छे से हमें अंदाज़ा हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है। इसका कारण, ये आपका कथन ए है और इसका कारण बताया गया है कि रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। अब आपको बताना है कि ये कौन सा इसमें सही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन डी जो है एक गलत है किंतु आर सही है। यानी जो हमारा कथन कहा गया है कि रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है, ये गलत है। तो चलिए अब कुछ और प्रश्नों को देखते हैं जो बीपीएससी में पूछे गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर जो थे वो भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक थे जिन्हें कि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? यानी कि जो हमारा हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये क्वेश्चन है और आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। और इसका सही जवाब है एच.जे. भाभा। एच.जे. भाभा को परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको जाता है? द क्रेडिट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन स्पेस साइंस गोज टू, ये किसको दिया जाता है? तो इसका जाता है वी साराभाई को। वी साराभाई जो है इनको रिसर्च का श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत बताता है, ओजोन जो लेयर है वो क्या बताता है? तो यह हमें बताता है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत के बारे में। तो ये हमें पता चलता है ओजोन लेयर से। अन्य ऑप्शन जो है यहाँ पे सही नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओजोन लेयर जो होते हैं वो काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर के ऊपर पर विद्यमान रहता है। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रे है यानी परावैंगनिक किरण है उसे अवशोषित कर लेती है। इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क हाथी का भार लगभग कितना होता है। तो एक वयस्क हाथी का भार लगभग 1000 केजी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं। साइंटिस्ट जो थे अल्बर्ट आइंस्टीन वो किसके लिए फेमस हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इनको जाना जाता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। कैसे? आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। फिजन के द्वारा, द हेल्प ऑफ सोलर सेल के द्वारा, यूज ऑफ रीप्रोसेस्ड फिसाइल मटेरियल के द्वारा, या यूज ऑफ हार्ड वाटर के द्वारा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, आपको इसका सही जवाब चुनना है। और इसका सही जवाब हो जाएगा विगलन प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि फिजन प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो ये हमारा इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है, एक निश्चित ताप पर कीटाणु रहित किया जाता है और साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि दूध की खाद्य महत्ता तथा क्रीम लेयर पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो ये इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट है एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया हमें क्या बताता है, या एम्फीबियन जो होते हैं वो रेफ़र करते हैं किसको? बहुत तेज़ से चलने वाले नाम को, केवल जल में रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर रह सकने वाले पशुओं को, जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। तो आप जानते हैं एम्फीबियंस होते हैं जो उभयचर जिसको कहते हैं, ये दोनों में रह सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मलेरिया के संबंध में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हमारा है वो सत्य नहीं है। यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। इट इज़ ए डिजीज कॉज बाई पैरासिटिक इंसेक्ट। ये जो है ऑप्शन गलत यहाँ पे है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी अन्य ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए, वो सब सत्य है। यह मच्छर द्वारा फैलाई जाती है, दलदली क्षेत्र में अधिक होती है। इसके इलाज में जो होता है क्लोरोवियम का प्रयोग किया जाता है। ये सब सही है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। तो आपको पता होगा कि लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, यानी स्टेनलेस स्टील एलॉय ऑफ किसका है, तो आपको ये बताना है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आयरन और क्रोमियम का। स्टील मतलब आयरन और क्रोमियम का ये मिलके बना होता है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, और इसका सही जवाब है पानी में चीनी का घुलना। ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है बल्कि भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें उसके आंतरिक गुणों में कोई अंतर नहीं आता है, आंतरिक संरचना में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। किसके ऊपर से गुजरने पर भाप के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी? एल्युमिनियम के, तांबे के, कार्बन के या लोहे के? तो जब एल्युमिनियम के ऊपर से भाप गुजरती है तो उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, इसलिए यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? भौतिकी में, गणित में, रसायन शास्त्र में या प्रायोगिक मनोविज्ञान में? तो आपने पावलोव का नाम सुना होगा, वो साइकोलॉजी से जुड़े हुए थे, और उन्होंने कुत्ते से संबंधित जो लाड़ वाला जो सिद्धांत है वो उन्होंने दिया हुआ था। आपने बीएड में या डीएलएड में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो 86 का हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी प्रायोगिक मनोविज्ञान में, क्लिनिकल साइकोलॉजी से वो जुड़े हुए थे। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तो यह बताने के लिए कि सूर्य
ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा है ऑप्शन बी। तो निकोलस ने ही सबसे पहले बताया था कि ग्रह जो होते हैं वो सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। तो दोस्तों ये था हमारा साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।